वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं साइंस डिस्कस कर रहा हूँ, विज्ञान डिस्कस कर रहा हूँ, कक्षा सातवीं के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये आप बुक के सामने कवर पेज देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें विषय सूची लिख रखी है दोस्तों। ये सब चैप्टर इसमें दिए हुए हैं, पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, है ना। तो इस प्रकार से इस बुक में दोस्तों बिल्कुल 18 चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों, 18 अध्याय हैं। इस लेक्चर में मैं एक ही अध्याय डिस्कस करूंगा दोस्तों, पहला वाला। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अध्याय पादपों में पोषण को मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। जैसे इसके पहले मैंने क्लास 6 कंप्लीट कराया है, वैसे अब 7th कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। देखिए दोस्तों, बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स जो मेरी बनी हुई थी एनसीईआरटी की, जो कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, जो साइंस की जो बेसिक नॉलेज हो सके अपने को, उसके लिए मैंने बनाया था, तो उससे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, है ना। तो ये हैंड राइटिंग नोट्स रहेगी दोस्तों, बस राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे लेक्चर्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, है ना, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम दोस्तों डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर पहला है पादपों में पोषण। चैप्टर नंबर पहला है पादपों में पोषण। एनसीईआरटी की साइंस की समरी हम डिस्कस कर रहे हैं हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पादप क्या होते हैं पता होना, ये तो पता ही होगा आपको, क्लास 6 में अपन पढ़ के आए थे। पादप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पादप का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, या पादप का मतलब होता है पौधे या वनस्पति, है ना। तो पादप जो है जीव जगत की एक बड़ी श्रेणी होती है दोस्तों। पादपों को स्वपोषित या प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। पादपों को स्वपोषित या प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, कहा जाता है। तो इनसे पादपों के हम पोषण पढ़ेंगे, पादपों में हम पोषण पढ़ेंगे दोस्तों। पोषण क्या होता है, तो पोषण का मतलब होता है स्वस्थ या संतुलित आहार खाना, स्वस्थ या संतुलित आहार खाना। यह भोजन और पेय से मिलने वाली ऊर्जा और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है दोस्तों पोषण। पोषण क्या है, पोषण एक प्रकार का भोजन का अध्ययन है दोस्तों, और यह हमारे शरीर में कैसे काम करती है उसके बारे में, पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने क्लास 6 में पढ़ चुका था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। ये अपन ने क्लास 6 में पढ़े थे कि नहीं, और क्लास 6 में पढ़े थे, और मैंने आपको क्लास 6 पढ़ाया था जब वहाँ पे डिटेल में बताया ही था दोस्तों। तो वही है और कुछ नहीं है ना, वही है और कुछ नहीं है। तो क्लास 6 में हमने पढ़ चुके थे ये भोजन के घटक है करके। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं, तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो पोषक क्या होता है दोस्तों, पोषक की डेफिनेशन क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, शरीर के पोषक के लिए जरूरी घटकों को पोषक कहते हैं। शरीर के पोषण के लिए जरूरी घटकों को पोषक कहते हैं। पोषक तत्व भोजन से मिलने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों। ये शरीर के ऊतकों के विकास, रखरखाव और मरम्मत में मदद करते हैं। शरीर के ऊतकों के रखरखाव और मरम्मत में मदद करते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब चीज आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। पोषक का मतलब समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसको कहते हैं, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण जो है ये भोजन का अध्ययन है दोस्तों। यह आपके शरीर में कैसे काम करता है इसके बारे में प्रक्रिया है, उसके बारे में रिलेटेड उसी को पोषण कहते हैं। पोषण में आपके भोजन में मौजूद सभी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, वसा और बहुत कुछ दोस्तों। फलों, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना महत्वपूर्ण है ताकि आपके पास बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक चीज़ें हों, तो उसे ही पोषण कहा गया दोस्तों। उसे ही इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहा गया, न्यूट्रिएंट, है ना। समझ में आ गया, ये फैक्ट समझ में आएगा। अब देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है ना। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहलाते हैं, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी क्या होता है, जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं
उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्वपोषी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्वपोषी को ऑटो ऑटो TROPHS ऑटोट्रोप्स कहते हैं दोस्तों, है ना। इंग्लिश में उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं दोस्तों। स्वपोषी जीव को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है दोस्तों। इसको उत्पादक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही उत्पाद किए, है ना। तो स्वपोषी जीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। समझ में आया? स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब क्या होता है, समझ में आएगा? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना, वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है? विषमपोषी शब्द आया है यहाँ पे। विषमपोषी जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी जीव कहा जाता है। इन्हें परपोषी भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें ही विषमपोषी को ही परपोषी भी कहा जाता है, याद रखना है। विषमपोषी को ही परपोषी भी कहा जाता है, विषमपोषी को परपोषी भी कहा जाता है। विषमपोषी जीव में क्लोरोफिल नहीं होता दोस्तों। विषमपोषी जीव में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल रहता तो खुद ही भोजन बना लेते, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी और परपोषी एक ही को कहते हैं दोस्तों। जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे जीवों पर निर्भर यानी भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है ना। इन्हें विषमपोषी जीव भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल परपोषी जीवों के उदाहरण जैसे कि प्राणी, जितने भी प्राणी है दोस्तों, मनुष्य प्राणी, ये सब जानवर, मनुष्य प्राणी, ये सब परपोषी है। पक्षी भी एक प्रकार का परपोषी है क्योंकि खुद खाना थोड़ी बना रहा है। कवक एवं जीवाणु भी परपोषी के एग्जाम्पल है। कवक एवं जीवाणु भी परपोषी के एग्जाम्पल है। तो विषमपोषी और परपोषी एक ही है, यहाँ अलग अलग लिख दिया हूँ। देखो, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जो पादप जो है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, है ना, और वो अपना विकास करते रहते हैं, तो उनको अपन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं, है ना। ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो परपोषी और विषमपोषी दोनों एक ही है दोस्तों। इनमें इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता दोस्तों, है ना। ये जीव कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना सकते, इसीलिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये दो चीज समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, पत्तियां के बारे में दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है ना, क्योंकि पत्तियों में ही पौधों का भोजन बनता है। पत्तियों में ही पौधों का भोजन बनता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण पत्तियों में ही होता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में ही होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? पत्तियों में ही होता है। अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखें, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये इसके बारे में जानकारी होना। क्लोरोफिल एक रंग द्रव है दोस्तों। क्या है ये? एक रंग द्रव है जो पौधों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल जो है ये एक रंग द्रव्य है जो पौधों को हरा रंग देता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, है ना। एक रंग द्रव है जो पौधों को हरा रंग देता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है दोस्तों। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों। वहाँ पे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो मैंने क्या बताया? क्लोरोफिल एक रंग द्रव है जो पौधों को हरा रंग देता है या प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है ना। क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। वही लिखा हुआ है, देखो, पत्तियों में उपस्थित हरे वर्णक जो क्लोरोफिल कहते हैं, हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करके पत्तियों की सहायता करते हैं। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करके पत्तियों की सहायता करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? पत्तियों की सहायता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया यहाँ पे, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप क्या होता है ये पता होना अपने को। कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं दोस्तों। ये भक्षण कीटों को खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे जो कीटों को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं,
है ना। तो कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीट भक्षी कहा जाता है। इसी का एक और नाम है घटपर्णी, घटपर्णी, है ना। इसी का नाम है पीचर पादप बोलते हैं, याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, वनडे एग्जाम में, पीचर पादप, है ना। तो जो पौधे कीटों को खाकर अपना पोषण लेते हैं उन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये पौधे अधिकांश विषम पोषी होते हैं दोस्तों, ये पौधे अधिकांश विषम पोषी होते हैं, यानी इनमें जरूरत के मुताबिक मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता, इसलिए ये कीटों को खाते हैं, इसलिए कीटों को खाते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल जैसे कि घटपर्णी नाम का एक पौधा है ना, वो पहले ऐसे शांत रहता है, उसके ऊपर कीड़ा आके बैठता है तो उसको खा लेता है। वीनस नाम का एक पौधा है, वीनस नाम का। उसके अलावा फ्लाइट ट्रैप नाम का एक पौधा है ना। फ्लाइट ट्रैप, बुक में तो चित्र बने हुए हैं दोस्तों, लेकिन मैं बुक से वो नहीं कर रहा हूँ ना। ये देखो, आप देख सकते, दिख रहा है क्या, देखो ये वाले, ये सब ये चित्र बने हुए हैं ना। तो ये सब ये पौधों के नाम बताया मैंने, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन आता है जो कीटों का भक्षण यानी कीटों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कीट भक्षी। परजीवी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परजीवी क्या होता है दोस्तों, तो जो जीव किसी दूसरे जीव पर या उसके अंदर रहते हैं, जो जीव किसी दूसरे जीव पर या उसके अंदर रहते हैं, उसे अपना भोजन लेते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं, उसे परजीवी कहा जाता है। परजीवी किसी जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं दोस्तों। परजीवी कई रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कीड़े, कई कीड़े होते हैं जो शरीर में रहते हैं, है ना। कई जू यानी जुएं, जो बाल में नहीं होते क्या, है ना, लड़की लोग के बाल में जो जुएं हो जाते हैं वाले जुएं। कीट, है ना, नहीं, कीट के अलावा टिक नाम का भी एक कीड़ा होता है। मच्छर भी एक प्रकार का परजीवी है दोस्तों, है ना। इसके अलावा प्रोटोजोआ भी एक प्रकार के परजीवी है ना। ये सब परजीवी है दोस्तों, जो नुकसान भी पहुंचाते हैं और बीमारियों का कारण भी बनते हैं, कुछ परजीवी, है ना, कुछ परजीवी, है ना। तो समझ में आ गया परजीवी क्या होता है। परपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं, जो परपोषी जो खुद भोजन बना लेते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। पादप है एक प्रकार का। तो इसके एग्जाम्पल दो दिए हुए हैं काय में, एनसीईआरटी की बुक में। एक अमरबेल और जुएं, जो जुएं नहीं होते लड़की लोग के बाल में, वो जुएं, है ना। तो एक अमरबेल और जुएं, ये दोनों परजीवी के एग्जाम्पल है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक में दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक अमरबेल किसके एग्जाम्पल है, परजीवी का है। अमरबेल एक जैसे कि पेड़ होता है दोस्तों, पेड़ में ही ऊपर में बेले टाइप का निकल जाता है अमरबेल, और पूरे पेड़ में ही फैल जाता है। तो वो जमीन से टच नहीं है, वो कहाँ है, पेड़ के ही ऊपर, पेड़ में ही उगा हुआ है। पेड़ के ऊपर ही, पेड़ में कोई पेड़ उग जाता है, देखे होंगे आपने। तो वो अपना पोषण कहाँ से लेता है, वो उससे लेता है दोस्तों, किससे, परपोषी, परजीवी, यानी वो किससे लेता है, वो उस पेड़ से ले रहा है। जो पेड़ खाना स्वयं बना लिया है उस पेड़ से ले रहा है, इसलिए इसको परजीवी कहेंगे। तो है ना, तो समझ में आ गया। अमरबेल और जुएं याद रखना है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मृत जीवी क्या होता है ये पता होना। मृत जीवी, है ना, तो जो जीव मृत और सड़े गले जीवों से अपना भोजन लेते हैं दोस्तों, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। इन्हें मृत जीवी या जीवों के अवशेषों पर अपना भरण पोषण करते हैं दोस्तों, ये भरण पोषण करते हैं। तो मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो जीव मृत एवं विघटन पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। एक तो जो पदार्थ मर चुके हैं और या फिर जो विघटन हो चुके हैं, उन पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो जीव मृत और सड़े गले जीवों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। इतना समझ में आया गया। आगे बात करते हैं अपन रंध्र की। रंध्र, है ना, रंध्र या इसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं दोस्तों। रंध्र या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं, इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्तियों में होते हैं। तो पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा गया है, रंध्र कहा गया है ना, रंध्र कहा गया है। ये छिद्र पत्तियों के अंदर और बाहर के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। जो गैस होती है, गैस, है ना, वायुमंडल में जो गैस, उसका आदान प्रदान करते हैं। रंध्रों के जरिए ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसके जगह, कौन सी जगह से, यही रंध्रों के जरिए ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। ये पता होना दोस्तों। रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरी होती है दोस्तों। जो पत्तियों में रंध्र होता है, दो रक्षक कोशिकाओं से घिरी होती है। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे,
पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र रंध्र कहते हैं दोस्तों। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है ना, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहती तब। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध क्या होता है। जब दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हैं दोस्तों, तो यह सहजीवी संबंध कहलाता है। तब दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हैं तो उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। कुछ जीव पोषण एक तत्व एक दूसरे के पास बांटते हैं दोस्तों। कुछ जीव पोषण तत्व एक दूसरे के पास बांटते हैं, उसे ही सहजीव संबंध कहते हैं। यह संबंध सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों के बीच हो सकता है दोस्तों, है ना, हो सकता है। सहजीवी संबंध में शामिल जीव एक दूसरे से बातचीत भी बोल सकते हैं अपन, बातचीत करके एक मेक को पोषक तत्व देते हैं। बोले तेरे को ये जरूरत है तू ये रख, मेरे को ये जरूरत है मेरे को ये रख, तो उसे ही बोलते हैं सहजीवी संबंध। समझ में आ गया है ना, समझ में आया, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट कवक की बात कर लेते हैं अपन। कवक क्या होता है दोस्तों। कवक जिसे फफूंद भी कहते हैं, कवक को क्या कहते हैं, फंगस भी बोलते हैं इंग्लिश में, फंगस, और इसको फफूंद भी कहते हैं। कई बार आपने रात की रोटी बच जाती है तो डब्बे में अपन रख देते हैं, सुबह खाएंगे करके, है ना, तो जैसे ज़्यादा पुरानी हो गई तो उसमें फफूंद जम जाते हैं दोस्तों, उसमें फफूंद आ जाते हैं, है ना, उसमें उसको इंग्लिश उसका एक और नाम है फफूंद, उसको फफूंद भी कहते हैं, उसको फंगस भी कहते हैं, उसको कवक भी कहते हैं दोस्तों। कवक तो क्या है, एक जीवित जीव है दोस्तों, एक जीवित जीव है जो सूक्ष्म जीव होते हैं और उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। दिखते तो हैं कपास टाइप के भूरे भूरे, लेकिन उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कवक पौधों और जानवरों, प्रोटोजोआ और मोनेरा के साथ कवक जगत से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, कवक जगत से संबंधित है। कवक की कोशिकाओं में चिटिन से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। किससे, चिटिन से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। कवक के वैज्ञानिक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के जो वैज्ञानिक अध्ययन है, कवक का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखना है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो मैंने बता दिया इसे ही फफूंद कहते हैं, है ना। तो जीवों जो भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना, उसे ही फंजाई कहते हैं दोस्तों। फंजाई कवक या फफूंद कहते हैं। जैसे ब्रेड पर उगती कवक, कई बार ब्रेड पुरानी हो जाती है, ब्रेड खरीदे होंगे तो उसको कई दिन रखना, उसमें पुरानी हो जाती है तो उसमें ऐसे दिखने लगते हैं दोस्तों, वो है ना। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता दोस्तों, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए तो वो दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं और उससे भोजन ग्रहण करते हैं अपना और अपने जीवन चलाते रहते हैं। रोटी में कई बार हो जाता है ना, उसके जैसे दिखते हैं जाली जाली टाइप, तो वो यही है दोस्तों। ये क्या है, तो ये एक जीवित जीव होता है जो उसमें हो जाते हैं। जैसे ब्रेड पर उगती कवक, ब्रेड पर जो उग जाती है कवक, वो कवक है दोस्तों। तो कवक एक जीवित जीव होता है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है दोस्तों। जब संसार बना था, है ना, जब ये दुनिया बनी थी तो ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ, इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। इनका सबसे बड़ा लाभ जो है, संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। यानी कि अपमार्जक का मतलब, जैसे अपन ने एक रोटी को यहाँ फेंक दिए तो ये रोटी में अपने आप लग जाएंगे दोस्तों, पैदा हो जाएंगे और उसका विघटन कर देंगे, उसको खा जाएंगे पूरा, उसको अपमार्जनक के रूप में कार्य करता है, उसको नष्ट कर देंगे दोस्तों, है ना। तो ये है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट शैवाल की। शैवाल दोस्तों, शैवाल सरल जलीय जीव होते हैं दोस्तों। क्या होता है, जलीय जीव, जल में पैदा हो जाते हैं, ये उग जाते हैं। शैवाल जो है सरल जलीय जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। ये पौधों की तरह नहीं होते, लेकिन इनमें क्लोरोफिल और अन्य रंग द्रव होते हैं दोस्तों। ये पौधों की तरह नहीं होते, लेकिन इसमें क्लोरोफिल और अन्य रंग द्रव होते हैं। शैवालों का अध्ययन को शैवालिकी कहते हैं दोस्तों। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को शैवालिकी कहते हैं। शैवालिकी कहते हैं, ये पता होना अपने को, है ना। इतना समझ में आ गया क्या। तो क्या लिखो, देखो, सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं ये।
सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इसमें रंग हरा होता है, इसका भी रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल होता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त स्वयं बना सकते हैं, है ना। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, शैवाल, है ना। शैवाल इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन लाइकेन की। लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण होता है दोस्तों, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें दो जीव भागीदार हैं, एक तो शैवाल और कवक, शैवाल और कवक, है ना। तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। यह एक जटिल जीवन रूप है दोस्तों, ये एक जटिल जीवन रूप है ना। लाइकेन ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य जीव से अलग है दोस्तों, लाइकेन, है ना, अलग है दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है, ये पता होना। यह एक जटिल जीव के रूप में लाइकेन ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य जीव से अलग है दोस्तों, किसी भी अन्य जीव से अलग है लाइकेन, पता होना। लाइकेन के बाद दूसरा देखते हैं अपन, उर्वरक एवं खाद्य में। जो उर्वरक होता है और खाद्य होता है दोस्तों, तो उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं दोस्तों, है ना। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। तो सही बात है, ये उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये तत्व पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं दोस्तों, ये तत्व पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है दोस्तों, फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, ये पता होना। फसल की कटाई के बाद मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, इसलिए लोग खाद डालते हैं उसमें, है ना। जो गुड़ों का खाद डालते हैं खेतों में, या फिर सोडा डालते हैं, लेकिन सोडा तो उसके बाद डालते हैं, लेकिन खाद्य नाइट्रोजन कमी आ जाती है, इसलिए उन लोग खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं दोस्तों। राइबोजियम जीवाणु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु फल्लीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? फल्लीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है दोस्तों, यह एक सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है दोस्तों, और इस प्रक्रिया में मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। इस प्रक्रिया में मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी आ जाती है फसल कटाई के बाद, तो उसको सही करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। तो देखो यहाँ वही तो लिखा है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, है ना। बस इतना ही है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी और आएगा, ये तो थोड़ा सा फैक्ट लिखा था तो बताया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में बता रहना चाहिए अपने को। प्रकाश संश्लेषण जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण पौधों की वह प्रक्रिया है, ये जो पौधे होते हैं पौधों की वह प्रक्रिया है जिसमें वे सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। धूप निकलती है, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा और ऑक्सीजन बनती है दोस्तों। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा बनाते हैं, पानी लेते हैं जमीन से, उससे शर्करा बनाते हैं और ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी, ये आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और जिसको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे वही लिखा है, ये अगर आपको पता रहना चाहिए। देखो ये वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंग जैसे पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं दोस्तों, O2 बाहर निकालते हैं, है ना, O2 बाहर निकालते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। यहाँ जो लिखा हुआ है बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्लोरोफिल रहेगा जब ही तो बना पाएंगे पौधे, तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है ना, इसलिए आवश्यक है। इसलिए देखना कई पौधों को अपन अगर धूप में नहीं रखते, उनको अच्छे से धूप नहीं मिलती तो उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अमर बेल जैसे पादप परजीवी परपोषी पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, है ना। तो जो अमर बेल होता है, अमर बेल वो पादप परजीवी जो है, पादप परजीवी है ये एक प्रकार का, ये परजीवी है। अमर बेल क्या बोलेगा, परजीवी है, याद रखना है। परपोषी पादप, जो परपोषी पादप यानी जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं अमर बेल जैसे पादप। तो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन समझ में आई, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद राइजोबियम जीवाणु के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। यह फलीदार पौधों, फलीदार को बोलेंगे लेग्यूमिनस, कभी ये आ सकता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं दोस्तों, जो फलीदार पौधे जैसे कि मटर का हो गया, चने का हो गया, है ना, फलीदार पौधे जैसे मूंगफली का हो गया, ये सब है ना। इसलिए तो दोस्तों जैसे धान लगाया अपन ने, धान के बाद अपन चना अगर लगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखते हैं चना, और फिर अगले साल जब धान लगाएंगे तो अच्छी फसल होती है, इसलिए लोग चना भी लगाते हैं, है ना। मटर, चना, ऐसे उसे बोलते हैं लेग्यूमिनस पौधे, है ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, जड़ होती जड़ की ग्रंथियों में पाया जाता है। और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है दोस्तों, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, याद रखना है ना। जैसे मटर की जड़ों में पाया जाता है, चने की पेड़ में पाया जाता है ना, उसकी जड़ों में पाया जाता है। तो क्या होता है, समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है ना। राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है दोस्तों। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, उसका स्थिरीकरण करता है और उसको अमोनिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया में मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है दोस्तों। जो मृदा में फसल कटाई के बाद नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखना है। बैक्टीरिया का नाम, फल का नाम, ये जड़ का नाम, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है ना, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब ये कुछ टॉपिक रह गए हैं, बस थोड़ा सा खत्म हो गया, बस रुक जाइए। एक कोशिका के बारे में उसमें दिया हुआ था थोड़ी सी जानकारी बुक में, है ना, थोड़ी सी जानकारी दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं क्या होता है करके। तो कोशिका के बारे आपने देखा होगा, जैसे लिखा है इसमें, आपने देखा होगा कि इमारतें ईंट से बनती है, इसी प्रकार सहजीवी का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, इस प्रकार का बताया गया है। तो अपने को ये याद रखना है। कोशिका क्या होती है, देखो कोशिका है ना, कोशिका क्या होता है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यह जीवित रहने में सक्षम सबसे छोटी इकाई है, यह जीवित रहने में सक्षम सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं से ही सभी जीव और शरीर के ऊतक बनते हैं दोस्तों। कोशिकाओं से ही सभी जीवित जीव और शरीर के ऊतक बनते हैं। ऊतक, कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक बनते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को तो ये पता ही है आपको, CYTOLOGY साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीविकी यानी सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, उसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखना है। तो इस प्रकार सहजीवी का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे कोशिका कहते हैं, जो कोशिका कहलाती है ना। इसमें 3 भाग देखते हैं, इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं, एक तो केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका झिल्ली। इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो केंद्रक जो बीच में होता है, एक कोशिका द्रव, उसमें द्रव के आजू बाजू रहता है, कोशिका केंद्रक के आजू बाजू द्रव रहता है, और उसके आजू बाजू चारों तरफ से घेरी हुई रहती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके 3 भाग, तो इसको आगे की क्लासों में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद देखिए जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है ना, पत्तियों तक पहुंचता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बता देता हूं मैं आपको। पौधे में जल और खनिज जाइलम ऊतकों की मदद से, ये पूछा जा सकता है। देखो ये लिखा हुआ है जाइलम, जिसको बोलते हैं जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल याद रखना है तो याद हो जाएगा। जा से जाइलम, जा है ये ज्ञान नहीं है, जा से जाइलम, जा से जल, है ना, तो जल।
तो पौधों में जल और खनिज जाइलम ऊतकों की मदद से पत्तियों तक पहुंचता है, कभी पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल और खनिज कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। तो पौधों में जल और खनिज जाइलम ऊतकों की मदद से पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम कोशिका जड़ों, तनों और पत्तियों में मौजूद होती है दोस्तों, है ना। ये कोशिका अपने से जुड़े होती है, यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है और संवाहक चैनल बनाती है, यानी आदान प्रदान चैनल बनाती है, जिसको बोले अपन ने संवाहक चैनल बनाती है, संवाहक चैनल बनाती है दोस्तों। तो जाइलम समझ में आ गया। जाइलम कभी पूछेगा, जाइलम जल और खनिज पहुंचाता है, पहुंचाता है, पहुंचाता है, नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है। ये तने हैं, ये नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है, पहुंचाता है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों जिसका नाम है फ्लोएम, जिसका नाम क्या है, फ्लोएम, 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 है ना, फ्लोएम। तो पौधों में फ्लोएम का काम होता है पूरे पौधों में रस का परिवहन करता है। ये किसका, रस का परिवहन करता है, रस का परिवहन करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले शर्करा, है ना, और अन्य पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पौधों के संवहनी ऊतकों का हिस्सा है दोस्तों। जो संवहनी ऊतक जो होते हैं, संवहनी ऊतक जो आदान प्रदान करते हैं, उनका है दोस्तों क्या, ऊतक का हिस्सा है एक प्रकार का। तो ये पूछा जाते रहता है, याद रखना है, ये पूछा जाते रहता है। पोषक तत्व कौन पहुंचाता है करके पूछा जाता है। क्या पूछेगा, पौधों में रस या पोषक तत्व, है ना, कौन पहुंचाता है ना, खाना कौन पहुंचाता है ना। तो ये पूछेगा, तो खाना कौन पहुंचाता है पूछेगा पौधों में, तो खाना पहुंचाता है। देखो ये एक बनाया अपन ने, ये एक बनाया, तो जाइलम जो है ऊपर पहुंचा रहा है क्या, जल और खनिज, है ना। और ये जो है ये पूरे पेड़ में, पत्तियों में, हर जगह पहुंचाता है क्या, बनाने के बाद। जैसे उसने बना लिया खाना, तो खाना पहुंचाने के बाद खाना पहुंचाता है पूरी जगह, जिसको क्या बोले, फ्लोएम, जिसको क्या बोले, फ्लोएम, फ्लोअम, है ना। दो है, एक तो जाइलम जो जल, जैसे जल याद रखना है, जो जल और खनिज पहुंचाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो खाना पहुंचाता है, जैसे शर्करा, अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाता है दोस्तों, बाकी सब। तो दो यहाँ पे एक ही का नाम लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया शायद, दो याद रखना है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। सहजीवी संबंध देखते हैं, इसके बारे में तो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है करके, जब दो या ज़्यादा जीव एक दूसरे के साथ निरंतर अंतक्रिया करते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध में आमतौर पर कम से कम एक जीव को फायदा होता है दोस्तों, एक जीव को फायदा होता है। सहजीवी संबंध को सिम्बायोसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में, सिम्बायोसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। कुछ जीव पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वही तो है। तो देखो ये समरी थी, खत्म, इतना ही है दोस्तों। ये समरी थी जो शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। बुक में यही सब लिखा हुआ है चित्र बना के, लेकिन ये एक नोट्स है जो आपको बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में, देखो इस प्रकार का बुक में रहता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 है, क्या नाम है उसका, प्राणियों में पोषण। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, जिससे व्यूज आएंगे तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।